हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बात करने वाले हैं। ओके, देखिए क्लास 11 की फिजिक्स जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखी है उसमें हमको सारी चीजें दिखाई देती थी कि क्या चीज कैसे आई है और क्या चीज कैसे जा रही है, या आप कितने डिग्री एंगल से इस चीज को भेज रहे हैं या वहां से कितने डिग्री एंगल पर कोई चीज हमारे पास आ रही है। लेकिन जो आपकी क्लास 12th की फिजिक्स होती है वो बेटा आपके लिए पूरी की पूरी कैसी है, इमेजिनरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास करंट पास हो रहा है वायर में, तो क्या हमको करंट फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। उसी टाइप से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन क्या वो आपके लिए विजिबल है? नहीं है। तो हम लोग जो अब क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके लिए कैसी है बेटा? बिल्कुल एकदम इमेजिनरी है। तो हम जैसा बोलेंगे वैसा ही आपको यहाँ पर सुनना है, समझना है और देखना है। तो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमें पढ़ना है उसको माइंड में सेट करके बैठ जाना है। ओके, जैसे कि कुछ बच्चों की थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि अगर किसी को देख लिया तो भाई साहब उसे पूरा का पूरा स्कैन कर डालते हैं कि इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, इसका ऐसा होगा, इसका वैसा होगा। उसी टाइप से आज मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपको उसी टाइप से, ये उन स्टूडेंटों के लिए कि आप उसी टाइप से इसको भी स्कैन करिए एंड देन रिजल्ट आप अच्छा पाइए। ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने वाले बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली होती क्या है? आपसे कोई भी पूछ सकता है कि यार आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो हमें बता दिया, तो इसके बारे में तो बताइए कि इसमें है क्या, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तभी तो हम लोग उसको पूरा स्कैन कर पाएंगे कि इसके अंदर रियलिटी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो आज मैं आपको बता देता हूं कि बेटा जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है ये इट इज अ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इट इज अ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। तो आप समझ लीजिए कि आप क्लास 12th की फिजिक्स की दुनिया में एंटर कर चुके हैं और सबसे पहला एरिया आपको क्या दे दिया उसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो जैसे कि आजकल बड़ा पॉपुलर गेम चल रहा है हमारा पबजी गेम, तो उसमें भी काफी सारे मैप्स में कुछ एरियाज होते हैं, तो आज जहां पर जिस बंदे को उतरना होता है वो वहां पर उतरता है। तो आप लोग इस टाइप से समझ के चले कि एक अपन ने भी एक गेम यहाँ पर क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है फिजिक्स। ओके, और लीडर यहाँ पर कौन है आपका? मैं। तो मैं आपको डिसाइड करके बताऊंगा कि आप लोगों को बेटा यहां पर उतरना है, यहां पर ये बंदे हैं, पहले इसको फेस करना है एंड देन फिर आगे बढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हमें आपके मतलब जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसमें आपको पहला एरिया जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? तो आंसर इज बेटा क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? सिंपल, इट इज अ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। इट इज अ बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। तो इसमें जो सबसे मेन बंदा है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो सबसे मेन बंदा है वो कौन है मेरे भाई? चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले किसकी स्टडी पर फोकस करने वाले हैं? चार्ज पर। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि चार्ज रियलिटी में होता क्या है, इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी। तो हमारे सबसे अच्छे साइंटिस्ट, सबसे फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने हमको सबसे पहले बताया था कि ये चीज हमारी क्या है? चार्ज है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करने वाले बेटा? चार्ज के बारे में। ओके, तो चार्ज बेसिकली सब लोगों को पता है कि चार्ज एक ऐसी चीज होती है, ना इसको आप कहीं पर क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप कभी इसे कहीं पर डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ बेटा वन पार्ट से सेकंड पार्ट की तरफ क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो जब भी कोई चीज
क्रिएट न करी जा सके, न डिस्ट्रॉय करी जा सके, तो भाई साहब उसमें कौन सा लॉ लगता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अगर एनर्जी होती तो एनर्जी, लेकिन यहां पे हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? चार्ज को। तो चार्ज भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है, बिकॉज क्योंकि ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है, ना तो ये डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? ये चार्ज क्या है? ना क्रिएट होगा, ना तो डिस्ट्रॉय होगा, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो चार्ज होता है आपका, वो कितने टाइप का होता है भैया? 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो है, क्या है बेटा? जो टाइप्स ऑफ चार्ज है आपके, वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं? 2 टाइप की कैटेगरी में। एक पॉजिटिव चार्ज में एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। एनी प्रॉब्लम? अरे आया कि नहीं आया भाई? तो चार्ज कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, दैट क्लियर? फिर उसी टाइप से देखो यार, हर जगह पर 2 चीजें होती हैं, जैसे कि एक अच्छाई तो दूसरी बुराई, एक सीधा तो दूसरा उल्टा। उसी टाइप से चार्ज के पास भी कैसे है? 2 पहलू है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा हमारा कैसा है? नेगेटिव है। देखो भाई, इंसानों में तो 3 टाइप की चीजें आ गई, वो सबको पता है, ठीक है? लेकिन चार्ज के पास कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के ही होते हैं। तो होते हैं मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। ओके, लेकिन हमारे नेचर में, जो आपकी ह्यूमन नेचर है, उसमें कितनी चीजें आ चुकी हैं? 3 चीजें, मैन, वुमेन एंड थर्ड पर्सन। आपको पता है तो आप लोग जानते हैं, तो वो कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन हमारे चार्ज में जो है तीसरा एलिमेंट नहीं आया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है एंड देन नेगेटिव चार्ज है। इज दैट क्लियर? ओके, तो फिर बिल्कुल नेचर के रूल की तरह, जैसे 2 अपोजिट नेचर के लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और सेम टाइप के लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? रिपल होते हैं। उसी टाइप से जब चार्जेस आपके कंबाइंड रखे जाते हैं, तो चार्ज की भी प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग इसी को बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बेटा क्या होगी कि अगर आप सेम नेचर के चार्ज लेकर आ रहे हो, कैसे नेचर के चार्ज लेकर आ रहे हो? सेम नेचर के चार्ज, तो वो ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो एक दूसरे से भागेंगे। ओके, यानी कि ये कैसे होंगे? रिपेल ईच अदर। कैसे होंगे बेटा? रिपेल ईच अदर। इज दैट क्लियर? उसी टाइप से सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है? नेगेटिव, तो ये ऑलवेज कैसे होंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ा रहे होंगे, मतलब एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा है तो वो इन्हें रोक लेगा, लेकिन अगर कोई नहीं है तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि जो इन्हें पास आने से रोक सके। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि सेम नेचर के चार्जेस ऑलवेज रिपल करते हैं और अपोजिट नेचर के चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई साहब फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि जो आपका चार्ज होता है, जो आपका क्या होता है बेटा? चार्ज। तो चार्ज जो है वो ऑलवेज कैसा होता है? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज इज ऑलवेज, या आप यहां पर टोटल चार्ज भी बोल सकते हैं, टोटल चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व,
इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, तो जो आपका चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो ऑलवेज बेटा कैसा होता है, कंजर्व रहता है। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से हम फिर थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी। तो ये थर्ड लॉ मतलब ये ऑलवेज कंजर्व का मतलब क्या है कि ये कंजर्वेशन के लॉ को क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। मतलब ना ये क्रिएट हो रहा होगा, ना ये डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? ओके। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि जो चार्ज है बेटा वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? स्केलर का मतलब सबको पता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या चीज रखता हो, मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? एंड थर्ड फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये देखिए सारी प्रॉपर्टी नॉर्मली बेसिकली है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी लेंगे। ओके, तो जल्दी ले रहे हैं, देखते हैं। ओके, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, क्या होती है बेटा, यूनिट की बात करते हैं। तो इट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो भैया एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, माइंड में सेट कर लीजिए, कूलम। क्या होती है, कूलम। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम कूलम है, उन्हीं के बेसिस पर रखा हुआ है। तो इनकी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम होती है। ठीक है, इसी के बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है चार्ज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड का मीन समझेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्वांटाइजेशन। तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट। तो यहां पर जो आपके चार्ज होंगे वो किसके फॉर्म में पाए जाएंगे, पैकेट के फॉर्म में। और पैकेट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो ब्रेक नहीं हो, पूरी किसमें पाई जा रही हो, फुल में पाई जा रही हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने अगर दो बॉडी ले ली है, वो दोनों बॉडी कैसी है, न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब क्या, इनमें जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव होगा, या बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा, या चार्ज होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारी न्यूट्रल बॉडी होती है, क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी, उसमें बेटा चार्ज होते हैं, लेकिन जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, जिससे कि वो एक दूसरे से इतने टाइटली बिल्कुल कंबाइन होते हैं कि वो हमको नजर नहीं आते हैं। तो कोई भी आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है उसमें चार्ज होते हैं, तो आंसर इज यस, बट जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो सुनिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या देखना है कि दो बॉडी ले लिया, दोनों बॉडी कैसे, न्यूट्रल। अब एक न्यूट्रल बॉडी से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाले, ओके ठीक, इसी टाइप से मैंने उन दो बॉडी को एक दूसरे बंदे को दे दी। तो उस बॉडी ने एक बॉडी से कहा कि मैंने इससे 7.5 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो क्या एक बॉडी से पॉइंट में इलेक्ट्रॉन कभी निकल सकते हैं? नहीं, बिकॉज क्योंकि बेटा चार्ज इतना छोटा होता है कि आप उसे डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो जब कोई चीज डिवाइड में नहीं होगी तो क्या वो चीज आपकी पॉइंट में या फ्रैक्शन के फॉर्म में आ सकती है? क्या नहीं आएगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि जब आप किसी एक बॉडी से चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं तो वो ऑलवेज एक फुल नंबर में ट्रांसफर होगा, वो कभी भी ना फ्रैक्शन में जाएगा ना पॉइंट में जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बॉडी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? मतलब क्या है, सुनिए, अगर एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, दोनों बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है, तो इनसे जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन तो बेटा चार्ज होगा, तो अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे,
Ne के बराबर। किसके बराबर होंगे? Ne के बराबर। या आप ये भी बोल सकते हो कि यहां से यहां पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne, प्लस माइनस Ne, where n is a integer, where n is a integer and E is a charge of electron। तो आपका जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या समझ में आता है कि जब चार्ज आपका एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ट्रांसफर होता है। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा अगर दो बॉडी न्यूट्रल थी, इसके पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किसकी कमी आएगी? नेगेटिव की। तो ये वाली बॉडी कैसी चार्ज होगी? पॉजिटिव की। उसी टाइप से ये बॉडी कैसी थी? न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो जब इससे इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो क्या चीज बढ़ जाएगी? नेगेटिव चार्ज। तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बॉडी से आप 100 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो? 100। तो इसमें चार्ज कितना आ जाएगा? पॉजिटिव का 100, और इसमें चार्ज कितना आ जाएगा? नेगेटिव का 100। तो दिस इज called quantization of charge. This is very important property of charge. Is that clear? तो quantization of charge का मतलब होता है कि जब आप किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में जाएगी। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो समझ जाइए, अगर पैकेट फट गया तो भैया दिक्कत में आ जाओगे। तो पैकेट फटने ना देना, नहीं तो क्वांटाइजेशन होगा नहीं। इज दैट क्लियर? तो समझ जाइए भाई साहब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की क्या अहमियत है। ओके, तो चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं। देखो सबको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, माइनस के साथ लेते हैं, यूनिट याद रखनी है कूलम होती है। ओके, इसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो सबसे छोटा चार्ज होता है, जो सबसे छोटा चार्ज मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज की किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है बेटा? इलेक्ट्रॉन। देखो हमारे और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज की डिस्कवरी कर ली है, जिनका नाम क्वार्क्स होता है, बट वो अभी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुए हैं, तो अभी उन पर हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस करने वाले नहीं है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थी बेटा चार्ज की, क्योंकि चार्ज बेटा चार्ज को बिल्कुल एकदम चुर्रू बना देना। क्या बना देना? चुर्रू। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली स्टडी किसकी है? चार्ज की। अब यार चार्ज ही को तुम नहीं चुर्रू बना पा रहे हो तो फिर आगे क्या कर पाओगे? तो अपना पहला स्क्वाड का मेन बंदा खत्म। कौन? चार्ज। ओके, तो चार्ज को हम लोगों ने देखा कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, मींस सिर्फ ऑपोजिट मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। हमने देखा कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर हमने देखा कि कौन कौन रिपल कौन कौन अट्रैक्ट करता है, वो भी देखा। फिर हमने देखा कि जो टोटल चार्ज होता है, क्या होता है बेटा? टोटल चार्ज, वो ऑलवेज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कैसा होता है? कंजर्व रहता है। ओके, तो मैं इस प्रॉपर्टी को भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि टोटल चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कैसे हमको देखना है। तो देखिएगा भाई, मैं क्या कर रहा हूं, एक आइसोलेटेड सिस्टम मैंने यहां पर बना लिया। ये मेरा एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। ओके, इस आइसोलेटेड सिस्टम में मैंने यहां पर तीन बॉडी रख दी है। एक बॉडी में चार्ज है 1 कूलम, ये A है। एक बॉडी में है 5 कूलम, ये B है। और एक बॉडी में 3 कूलम, ये C है। ओके, इसी के बाद मैंने कुछ देर बाद आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद हमने क्या देखा भाई? कुछ देर बाद हमने ये देखा कि A बॉडी जो है उसमें चार्ज आ गया 4 कूलम, B बॉडी में चार्ज आ गया 2 कूलम। तो पूछ रहा है कि भाई C बॉडी में कितना चार्ज होगा? तो मैंने क्या बोला था? टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो कंजर्व का मतलब क्या होता है कि जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज बाद में होगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि पहले होगा 10 तो बाद में कहीं तो 2, तो ये तो थोड़ी ना चलने वाला है क्या? तो पहले अगर 10 था तो बाद में भी कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, तो पहले देखो टोटल चार्ज कितना है? 538।
819। अब बाद में देखो 4 2 6 कितने की जरूरत है? 5 की। कितने की जरूरत है? सॉरी कितने की जरूरत है? 3 की। तो इसका मतलब क्या है? इसके पास कितना चार्ज होगा? 3 कूलम होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज कहलाती है टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म। मतलब चार्ज के बारे में पढ़ लिया कि ऐसी ऐसी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ओके बेटा? तो इसी टाइप से चार्ज एक बंदा है। चार्ज एक क्या है? बंदा। अब बंदे के अंदर 3 प्रॉपर्टी है। एक, जब वो रुका हुआ है। अरे भाई वीडियो रुकी नहीं, मैं रुक गया था, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, जब वो चल रहा होगा। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, वो चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो भैया अगर चार्ज 3 टाइप से वेरी कर रहा है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी 3 टाइप से वेरी करेगी? आंसर इज यस। तो अब हमारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी के बेसिस पर 3 टाइप्स में देखा गया है। तो उन टाइप्स को हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो कितने टाइप में डिवाइड करी गई है। ओके, तो चलिए भाई देखते हैं अब हम लोग अपने अगले सेटअप पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है बेटा वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, जिसका फर्स्ट पार्ट कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहलाता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड सेकंड पार्ट कहलाता है आपका मैग्नेट। क्या कहलाता है? मैग्नेट, या जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहलाता है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो सुन लीजिए, इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। मतलब कि जहां पर चार्ज कैसा होगा? रुका हुआ होगा। तो वहां पर भैया किसकी बात करने वाले हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक की। फिर उसी के बाद जहां पर चार्ज क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। चार्ज क्या कर रहा होगा? मूव। तो चार्ज इन मूविंग फॉर्म बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? तो चार्ज जहां चल रहा होगा, लेकिन कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो वहां पे हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिज्म की। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार्ज इन एक्सेलरेटेड। तो चार्ज जहां पर एक्सेलरेट कर रहा होगा वहां पर हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो हमारा चार्ज के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? चार्ज के बेसिस पर 3 टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट है जब चार्ज रुका हुआ, सेकंड है जब चार्ज मूविंग फॉर्म पर हो, एंड थर्ड चार्ज इन एक्सेलरेशन। ओके, तो हमारी फिजिक्स का जो सबसे पहला पार्ट है, मतलब जो पहली यूनिट होती है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसके अंदर फिर आपके चैप्टर्स हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जिन्होंने हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना सिखाया है बिटवीन 2 चार्जेस के बीच। इसी में हम लोग गॉस थ्योरम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसी में आपका कैपेसिटर भी आ जाता है। इज दैट क्लियर? इसी में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की होगी, और इसके अंदर का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आपका कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं बेटा फर्स्ट यूनिट की इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ओके, तो देखिए एंड समझिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेन चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट क्या है? यूनिट फर्स्ट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक।
स्टैटिक्स। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 1 जो होगा वो है आपका कूलॉम्स लॉ। क्या है भैया? कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि रियलिटी में हमारे जो साइंटिस्ट थे कूलॉम साहब, उन्होंने हमें क्या बताया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ के मेन लॉ पर आने से पहले उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, वो चीज को हम लोग पहले यहाँ पर समझने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो वैसे तो उन्होंने ढेर सारी करी यार ऑब्जर्वेशन, लेकिन हम लोग सिर्फ उन पर ध्यान देंगे जो हमारे लिए काम में आएगी। ओके, तो जैसे कि कोई भी चीज देखते हैं तो उसी पे जल्दी फोकस जाता है जो हमारे काम की हो। ठीक है ना, और जिस पे कोई मतलब ही नहीं है तो जैसी है वैसी जाने दो, कोई मतलब है नहीं, दूसरी को आने दो। ओके, तो उसी टाइप से यहाँ पर जो जरूरत की चीजें हैं उसको पकड़ेंगे, जो जा रहा है उसको जाने देंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं कूलॉम्स लॉ के मेन लॉ पर आने से पहले उनकी ऑब्जर्वेशन पर बात करूंगा। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, ऑब्जर्वेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो चलिए भाई ऑब्जर्वेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखी? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखी कि भैया अगर आप दो चार्ज ले लो, कैसे चार्ज ले लो? दो चार्ज। यहां पर तो मैंने दो पॉजिटिव लिए हैं, उन्होंने नेगेटिव भी लिए थे, तो हमें मेन प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है कि अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो क्या होगा। ओके, तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेस में दो चार्जेस लिए, एक का चार्ज था पॉजिटिव पहला, दूसरे पर भी पॉजिटिव, इसको मैंने Q1 दे दिया और इसको मैंने Q2 दे दिया। ओके, तो इन्होंने क्या देखा कि साला जैसे इनको लेकर आए तो ये भागा था ऐसे तिचुक और ये भागा था तिचुक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसको पकड़ा तो ये भागा इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स लगा यहां पर। अबे ये बताओ, एक बंदा यहां पर है, मैं अगर उसमें ऐसे मुक्का मारूं तो क्या वो यहां आएगा कि यहां भागेगा? यहां भागेगा। 11th में देख चुके हैं, जहां मारो वहीं जाएगा। उसी टाइप से ये हुआ कि अगर इसको पकड़ा तो ये भागा इस साइड, मतलब क्या हुआ, फोर्स कहां लग रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन लगाया किसने? इसने। तो फोर्स किस पे लगा? 2 पर। किसकी वजह से लगा? 1 की वजह से। तो इसको लेकर हमने F12। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? उसी टाइप से जब भैया इसको पकड़ा तो यार ये भाग गया इस साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले पे फोर्स किसने लगाया? सेकंड वाले ने। तो इसको कैसे लिख दिया? इस टाइप से लिख दिया। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया? अरे भैया फिर क्या देखा है? चलो भाई, एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो। तब क्या देखा उन्होंने? यार ये भाग रहा है इस साइड, इसको पकड़ा तो इस पे लग रहा है ऐसे फोर्स, और ये भाग रहा है इस साइड तो इसमें लग रहा है ऐसे फोर्स। तो यार उन्होंने क्या देखा यार कि यार भैया फोर्स तो वेक्टर है, डायरेक्शन तो होगी पक्का होगी। तो ये जो है अगर चाहे सेम नेचर के ले रहा हूं मैं चार्ज, चाहे अपोजिट नेचर के ले रहा हूं, दोनों साला अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और जब उन्होंने क्या किया, दोनों चार्जेस का अमाउंट सेम ले लिया तो फोर्सेस जो उनका मैग्नीट्यूड था वो साला सेम लग रहा था। तो उन्होंने दिमाग में एक प्रॉपर्टी डाली कि भैया हमारे चाचा, मतलब कूलॉम्स के चाचा, रियलिटी में चाचा नहीं, मतलब जो फिजिक्स के गॉड, जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है, सर इसाक न्यूटन, बिल्कुल इज्जत के साथ नाम लें, क्योंकि उन्हीं की बदौलत है जो आज आप हमें पढ़ रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो वो ना होते तो हम ना होते। बात समझ में आ रही है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि यार एप्पल की जगह पेड़ ही गिर जाता तो न्यूटन साहब चले जाते। नहीं भैया, ऐसा कैसे? यहाँ जो हम लोगों को झेलना जो है तो वो चीज कैसे जा सकती है ना? तो जो फादर ऑफ फिजिक्स हैं, जिनका नाम है सर इसाक न्यूटन, उन्होंने एक लॉ अपना तैयार करके दे दिया था कि जब आपका फोर्स, उन्होंने थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बताया था कि जो आपके फोर्सेस होते हैं वो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब
जितने फोर्सेस से ये जा रहा होगा उतनी फोर्सेस से ये भी जा रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से इन्होंने देखा कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मतलब F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू किसके, F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट है। तो यहां से इन्होंने बोला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन में भैया कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहां से उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दे दी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस होता है वो ऑलवेज क्या कहलाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। क्या कहलाता है बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर? ओके भाई। उसी भीड़ में जैसे उनका ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आया तो एक अपने आप में एक लड़का था, जैसे कि यहां बैठे हुए कुछ कुछ होते हैं, वो तुरंत डाउट बताया उसने कि सर आपने कहा कि अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं चार्जेस पर तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो क्या ये फोर्सेस इस टाइप से लग सकते हैं कि एक चार्ज ऊपर जाए और एक चार्ज आपका नीचे जाए? ठीक है, ऐसे नहीं लग सकते क्या? तो गुलाम साहब ने कहा अबे गधे, सुन तो ले पहले कि मैंने पूरा थोड़ी ऑब्जर्वेशन खत्म कर दिया, तो तू पहले से अपने अंदर में डाउट क्रिएट करने लगा। तो भैया डाउट तब लाना अपने माइंड में जब पूरा एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। बाकी वहां गुलाम साहब की गारंटी थी, यहाँ मेरी गारंटी है, ठीक है? तो यहाँ मैं आपके डाउट सारे पहले ही आने से पहले ही क्लियर कर दूंगा। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, अब सुन लो सेकंड ऑब्जर्वेशन गुलाम्स लॉ की। उन्होंने कहा कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस लगता है वो ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग, इट इज वो ऑलवेज कहां पर लगता है, इट इज ऑलवेज एक्ट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, इट इज ऑलवेज एक्ट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो बताओ मेरे भाई, अगर दो चार्जेस को आपको ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करनी है तो वो क्या ऐसे ड्रॉ होगी? आंसर इज यस। वो ना ऐसे ड्रॉ होगी ना ऐसे ड्रॉ होगी। तो जब दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन ऐसे है तो फोर्स भी भैया इसी पे लगने वाले हैं, इसलिए फोर्स ऑलवेज ऐसे या ऐसे दिखा रहे हैं, फोर्स ऐसे ऐसे नहीं दिखाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड ऑब्जर्वेशन इनकी क्या निकल के आई कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है वो ऑलवेज बेटा कहां पर लगता है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस पर। इज दैट क्लियर? थर्ड ऑब्जर्वेशन। इसी के बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या बोली गुलाम साहब ने, जल्दी जल्दी उन्होंने बताया कि बच्चे के दिमाग में कोई डाउट क्रिएट ना हो। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इनकी ये हुई कि जो आपके जितने भी फोर्सेस होते हैं, वो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, वो चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मतलब जो भी फोर्सेस लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडीज टू चार्जेस के बीच लगते हैं उन फोर्सेस को बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। क्या बोला जाता है भैया? सेंट्रल फोर्स। तो अगर आपके टीचर्स ने आपको अगर 11th क्लास में पढ़ाया हो तो उसने बाकायदा बोला होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी लाइन ज्वाइनिंग टू बॉडी पर एक्ट करता है। तो उसी टाइप से थर्ड ऑब्जर्वेशन इनकी क्या निकल के आई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is a central force. Okay, is that clear? तो ये था हमारे कूलम्ब्स लॉ की कुछ मेन ऑब्जर्वेशंस जिन पर हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग एंटर करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के मेन लॉ पर, और इस चीज को आप लोगों से सब लोग पूछेंगे। तो अब हम लोग इनके मेन लॉ पर आ रहे हैं। ओके, तो भैया सब लोग अब बिल्कुल इसी पे फोकस करना, क्योंकि ये गया तो समझ लेना कि कुछ ना समझ पाओगे, क्या बड़ा है क्या छोटा है, कौन मोटा है कौन पतला है, ठीक है ना? तो इस पे अब दिमाग लगा लो तो कुछ भला हो जाएगा, ठीक है? लेकिन गारंटी मेरी है, देखना आप घर तक मैं छुड़वाऊंगा, मतलब दिमाग के घर तक, ठीक है? तो चलिए भाई मेन लॉ पर अब हम लोग आते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या था, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो सबसे पहले
आज हम लोग बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम साहब ने क्या बताया, देखो भाई पहली चीज सब लोग सुन लो कि जो लॉ होते हैं वो जैसे बोले गए हैं उसको वैसे ही हमें रटना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज वो लोग कम से कम 75 बार ट्राई करते हैं, फिर इसको आप लोगों के सामने डाला जाता है, क्योंकि आपसे पहले आपसे हजारों करोड़ों गुना ब्रिलियंट साइंटिस्ट सबसे पहले इन लॉ को चेक करते हैं कि क्या ये रियलिटी में सही है या नहीं है, फिर आपके सामने आता है। तो जो कूलॉम्स लॉ है उसको हमें अच्छी तरीके से माइंड में सेट करना पड़ेगा। कोई कहेगा मैं नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा तो मार साला, ठीक है, क्योंकि भाई करना पड़ेगा, हमने किया तो तुम भी करो, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो इन्होंने क्या बोला, इट स्टेट्स दैट the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the, कैसा भैया, directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. Is that clear? तो ये हुआ आपका थ्योरेटिकल कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो मेन लॉ क्या है कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल या मैथमेटिकल कैसे होता है उसको भी देखो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, ओके, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है R, ओके। तो इस चीज को पहले से माइंड में सेट कर लो, जब भी हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें हमारा कौन से चार्ज, मतलब किस टाइप के चार्जेस होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ऑलवेज कैसे लेना भाई, पॉजिटिव लेना है। ऐसी जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव लो, नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन मेनली पॉजिटिव को ज्यादा प्योरिटी दी जाती है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को ले लेते हैं, ठीक है। तो इनका फर्स्ट क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भैया, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस के। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q1 Q2 एंड सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मींस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F is directly proportional to Q1 Q2, फील्ड प्रोडक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। जैसे इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन बोथ इक्वेशन, तो जैसे आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, F is directly proportional to the Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बच्चा लोग सबको पता है कि अगर कोई भी लॉ फॉर्मूले में क्रिएट करना है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो इक्वलिटी आएगी, बट इक्वलिटी के साथ कांस्टेंट टर्म भी आता है। तो यहां पर जो बेटा कांस्टेंट टर्म मिलेगा वो मिलेगा F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये जो आपको कांस्टेंट टर्म मिला है इसको मैं जूम करने वाला हूं, ये आपके सामने मैंने जूम कर दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। इसमें जितने भी टर्म है तो पहले तो आप उन सारे टर्म के बारे में देख लो कि कौन से टर्म क्या है। 1 सबको पता है क्या होता है, वैल्यू है। 4 सबको पता है, पाई 3.14 होती है वैल्यू इसकी। एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट, ये ग्रीक लेटर होता है। क्या है बेटा, ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं लोग एप्सिलॉन नॉट, बट इसका जो फुली नेम होता है वो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट। क्या होती है, एब्सोल्यूट
permittivity of free space कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? इसकी वैल्यू बेटा याद रखनी 8.85 into 10 to the power minus 12, ठीक है, होती है। और ये जो आपका पूरा टोटल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को आपको याद रखना है। बेसिकली फोर्स की यूनिट सबको पता है क्या होती है, न्यूटन। तो इसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। ओके, तो ये चीज हमें यहां पर सेट करनी है कि ये आपका हो गया कि इतना फोर्स लगता है कोई भी दो चार्जेस अगर सेम नेचर के होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स, और अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो रिपल्सन फोर्स। ये इतना अमाउंट जो है वो फोर्स का आपका यहां पर लगता है। ओके, तो इसको आप लोग देखें, समझे, एंड इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कितना अमाउंट निकल के आता है। ठीक है, इसी में देख लीजिए एक बार, ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया, बहुत सिंपल है। इसी में हम लोग बात करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की। किसकी बात करते हैं बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि यार देखो यार, फोर्स जो है आपका वो वेक्टर होता है, तो अगर आप यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बच्चा, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इसकी यहां पे हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इस लॉ से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में अपना वो डाउट डाल सकते हैं, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और हमारी वेबसाइट है www.srdgsinstitute.com, उसमें आपको मेरे सारे हैंडराइटिंग नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि एग्जांपल आपका क्या है। ठीक है, चलिए, तो माइंड में बस बेटा सेट करके रखना है फॉर्मूला। अगर कोई कहीं पर भी दिक्कत क्रिएट हो तो हमसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन अगर ले, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि फाइंड दी, फॉर एग्जांपल एक मैं ले रहा हूं यहां पर, फाइंड दी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फाइंड दी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। टू चार्जेस, एक है आपका 4 माइक्रोकूलम और दूसरा है आपका 2 माइक्रोकूलम, are placed at a distance, are placed at a distance in 3 मीटर। ओके, दैट क्लियर? तो भाई फॉर्मूले की बात करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर हमें लगाना है। तो मेरे स्टूडेंट्स, दो चार्जेस कहीं पर भी दिखाई दे जाए, समझ जाना कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे वो दोनों चार्जेस बेटा कैसे होंगे, रेस्ट पर होंगे। ठीक है, तो क्या मैंने यहाँ पर दो चार्जेस में कहीं पर लिखा है कि क्या ये मूविंग फॉर्म पर है? नहीं। तो हम तुरंत समझ गए कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स। और कूलम्ब फोर्स होता क्या है बेटा, तो कूलम्ब फोर्स होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। सबसे पहले फॉर्मूला डिसाइड करोगे, चूज करोगे, ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले में आने वाले जितने भी टर्म होंगे आपके, उन सारे टर्म्स को क्वेश्चन से छांटना है, एंड देन इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज उसकी पुट अप कर देनी है, एंड देन फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें Q1 Q2 यानी दो चार्ज दिए गए हैं, तो पहले से दो चार्जेस की वैल्यू निकालो। तो Q1 बेटा कितना है आपका, 4 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहली चीज माइक्रो किसमें चेंज करोगे, कूलम में, और करना सबको पता है 4 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। इज क्लियर? सेकंड पार्ट, Q2 कितना है आपका, 2 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶। इज दैट क्लियर? 2 की वैल्यू आ गई। डिस्टेंस r कितनी दी गई बेटा, 3 मीटर। ठीक है, सबको उठा के डाल दो। तो इसकी वैल्यू तो फिक्स है, कितनी होती है, 9 × 10⁹, और बाकी सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। Q1 कितना है, 4 × 10⁻⁶, Q2 कितना है, 2 × 10⁻⁶, डिवाइडेड बाय r कितना था, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 9 से 9 कैंसिल, 9 ने 9 को मार दिया, 4 2 8, तो 4 2 8 इनटू बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है, तो 6 6 12 -12 + 9 -3, तो 8 × 10⁻³ न्यूटन। So this is the example based on Coulomb's law.
क्लियर कट? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा देन हम लोग उसको फाइनली फिनिश कर देगा। ओके ओके बच्चा लोग, तो क्या क्लियर सबको? ओके भाई, तो आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बहुत सिंपल, बहुत मजा आने वाला भैया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया। ओके, ना आया हो तो बता देना, कमेंट पे कर देना कि कोई भी दिक्कत है सर बताइए, तो बंदा हाजिर है। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पर कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। चलिए भाई, तो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, इसको आप लोग देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो चलिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है? कुछ नहीं है भाई। वेक्टर का मतलब ये होता है कि आप उसको उसकी पोजीशन के फॉर्म में दिखा दो, बस वही उसकी क्या है वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहली चीज, वेक्टर वर्डिंग लग जाए तो आपको सबसे पहले तुरंत ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन, जिसको बोलते हैं अपन एक्स वाई प्लेन। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कूलम्ब्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कूलम्ब्स। तो यहाँ पे हमारे दो चार्जेस होंगे, एक Q1 होगा और दूसरा होगा Q2। ओके, फिर सेकंड चीज, ऑलवेज जब भी आप इसकी वेक्टर फॉर्म करते हैं तो हमको इसका भैया क्या करना पड़ता है? उसकी पोजीशन लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले अगर ये 1 है तो इसकी पोजीशन आप दिखाओगे ऐसे R1 वेक्टर से, इसी टाइप से सेकंड वाले को दिखाओगे आप उसकी पोजीशन R2 वेक्टर से। ओके, एंड सो ऑन। उसी टाइप से पता है कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कशन है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हम लोग लेकर चलेंगे, R। इज दैट क्लियर? ओके, फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहां पर उसकी हमें क्या देखनी पड़ती है? डायरेक्शन। क्या देखनी पड़ती है बेटा? डायरेक्शन। तो हम लोग इसमें इसकी डायरेक्शन के बारे में देखेंगे कि पहले वाले चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन कहां जा रही है, उसी टाइप से भैया दूसरे वाले चार्ज में फोर्स की डायरेक्शन किधर जा रही है। तो चलो, तो पहले वाले चार्ज ने जब इस पे फोर्स लगाया तो ये चार्ज भागेगा इस तरफ, तो फोर्स लिखने का फंडा पता है तुम्हें, जिस पर लग रहा होगा उसको, ठीक है, और जिसकी वजह से लग रहा हो वो नंबर। ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसी टाइप से इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इज दैट क्लियर? ये तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में भी देख चुके हैं। पोजीशन किस टाइप से होगी कि जब आपका चार्ज Q1 से Q2 की तरफ फोर्स लगाएगा तो उसका जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में शो होगा ऐसे R12 कैप। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसी का है भैया, क्योंकि फोर्स तो दिखाई नहीं देगा लेकिन आपको ये चीज दिखाई देगी कि आपका पहला चार्ज दूसरे चार्ज में ऐसे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उसी टाइप से दूसरा वाला चार्ज पहले चार्ज में जब फोर्स लगाएगा तो वो चार्ज की जो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आपकी इस टाइप से होगी। अगर आपने समझ लीजिए, अगर बेटा ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया फिर समझ जाइए उसमें कुछ नहीं। और डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल। आपके वेक्टर फॉर्म था तो भैया कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया, कूलम्ब्स लॉ था तो भैया दो चार्जेस ड्रॉ कर दिए, उनके बीच की डिस्टेंस दिखा दी। बस अपने मन से काम हमें और क्या करना है कि फोर्स की डायरेक्शन के साथ साथ उसके पॉइंटिंग वेक्टर को भी हमें सो यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ देखते हैं क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ सबको पता है क्या होता है कि फोर्स जो है तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। अब भी r पड़ गया है, ठीक है ना, तो ये हो गया फोर्स। अब अगर इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा, ये तो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड के साथ ये क्या देगा? डायरेक्शन। कौन देगा? डायरेक्शन। तो बेटा F12 की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे कौन शो कर रहा होगा? पॉइंटिंग वेक्टर। तो बताओ F12 कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में कौन सा पॉइंटिंग वेक्टर जा रहा है? R2
R21 कैप। देख लो F12 यहां पर है तो कौन सा कैप जा रहा है इस तरफ, R21 कैप। तो उसी के पॉइंटिंग वेक्टर से बस आपको यहां पर मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ में आ रही है? और आप सबको पता है बेटा कि हम कैप को कैसे सॉल्व करते हैं। 11th क्लास में वेक्टर फॉर्म में समझ के आए कि जो कैप होता है वो होता है वेक्टर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो आप R21 के कैप को लिखोगे R21 वेक्टर अपॉन में R। तो और जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में इसकी जगह पर आप रखेंगे R21 वेक्टर, नीचे पहले से R स्क्वायर था, एक और R आएगा तो बन जाएगा R क्यूब। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी कहलाती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो भैया आया कि नहीं आया? तो इसी पे दिमाग लगाना है पूरा। समझ में आ रही बात? तो सिमिलरली अगर आपसे कोई भी कहता है सिमिलरली कि भैया F21 वेक्टर कितना होगा, तो 21 वेक्टर में कुछ नहीं करना, इसमें R21 था तो इसमें क्या आ जाएगा R12, क्योंकि अभी हाल मैंने आपको बताया था कि ऑब्जर्वेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ ने क्या कहा था कि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन बेटा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो बस डायरेक्शन कौन सा कर रहा है, R वेक्टर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इनटू में R12 वेक्टर। फिनिश दिस केस। लेकिन इस फॉर्मूले को तो सब लोग कर लेते हैं बट इस पर बेस जो एप्लीकेशन होती है उसे करने में हम थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा इस पर बेस एक एप्लीकेशन, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बट वेक्टर फॉर्म इसकी एक बार आप लोग देख लीजिए कि क्या है रियलिटी में और इसको हम किस टाइप से फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो इस पर बेसिक मैं एप्लीकेशन लेता हूं, ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। बस एक एप्लीकेशन जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, हमसे कह रहा है कि एक चार्ज है जो है 2 कूलॉम का और इसकी पोजीशन दे देगा बेटा। क्या दे देगा? पोजीशन। मतलब इसके आपको कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं कि ये x एक्सिस से 5 मीटर पर है, कितने पर है 5 मीटर पर, और y एक्सिस से ये 4 मीटर पर। इज दैट क्लियर? उसी टाइप से एक और चार्ज दे देगा 1 कूलॉम, उसकी डिस्टेंस दे देगा x एक्सिस से 3 मीटर और y एक्सिस से 2 मीटर। तो आप लोग इस चीज को माइंड में सेट करके रखें कि जो चीज भैया पहला वो x का है, जो बाद में है वो y का है। ठीक है, उसी टाइप से इसमें ये x है और ये y है। तो आपको बेटा डायरेक्शन ना दे, मतलब डायरेक्शन तो ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस नहीं देगा। तो हमें सबसे पहले अगर कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल करना है तो भैया इनके बीच की डिस्टेंस तुम्हें निकालनी पड़ेगी, और ना निकाली तो मर जाओगे। ठीक है ना, तो निकालना बहुत जरूरी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसको समझो पहले। ओके, देखो यहां तो फॉर्मूला तो सबको पता है क्या लगना है, F इक्वल्स टू वेक्टर के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इनटू में R वेक्टर। तो देखो Q1 Q2 तो पता है, बस हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक R वेक्टर निकालना है और R निकालना है, क्योंकि ये वाला टर्म तो पूरा क्या है आपका कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? तो देखिए भाई, तो जब ये पोजीशंस आपको मिल जाती हैं तो इनकी पोजीशन से पोजीशन वेक्टर निकालना, मतलब R वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है उसको देखो। तो सबसे पहले R वेक्टर कैसे फाइंड होगा, तो जो बड़ा पॉइंट है उसमें से छोटे पॉइंट को माइनस करो, मतलब 5 में से पहले 3 को माइनस, फिर उसी टाइप से 4 में से 2 को माइनस। ठीक है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, और 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। ठीक है, पहला वाला x का होता है तो x को हम लोग i कैप देते हैं, और ये प्लस का 2 है तो इसका प्लस। दूसरा वाला y होता है तो उसको क्या देते हैं हम लोग j कैप। और आप सबको पता है, याद करिए, मुझे तो पता है कि भूल गए होंगे, 11th का है, अभी 2 दिन का पढ़ा हुआ पूछ लो तो आंखें बाहर निकाल लेते तुम लोग, है ना। तो लेकिन भाई याद रखना पड़ेगा इसको,
कैसे कि जो x होता है वो i कैप देता है और जो y होता है वो j कैप देता है। तो जब x से x को माइनस करोगे तो उसके साथ i लिखोगे, y से y को माइनस करोगे तो उसके साथ j लिखोगे। इज दैट क्लियर? तो ये आपका वेक्टर निकालना हो गया। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, क्योंकि r चाहिए, r क्या है, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका फार्मूला होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये आपको फाइनली मिलेगा जब आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट 8 और फाइनली मिल जाएगा 2 रूट 2। तो क्या भाई साहब r आ गया, क्या r वेक्टर आ गया? तो अगर r और r वेक्टर आ गया तो चार्ज तो पहले से थे भैया, तो क्या फोर्स भी आ जाएगा? यस। तो फोर्स कितना होगा समझिएगा। तो देखिए फाइनली मैं आंसर पर पहुंच रहा हूं, बिल्कुल फोकस होना चाहिए भाई। गया तो फिर गया, छूट गया तो गया। सुनो, तो F इक्वल्स टू वेक्टर लगाना ना भूलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 into Q1 कितना था 2, Q2 कितना था 1 डिवाइडेड बाय R कितना है 2/2। तो 2/2 का क्यूब इनटू में क्या चल रहा था R वेक्टर, तो उसको लिखेंगे आप 2i कैप प्लस 2j कैप। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस एप्लीकेशन। ओके, बाकी जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो बेटा सॉल्व करेंगे, जो सारे बिल्कुल निहत्थे होंगे जिन्हें मतलब ही नहीं अरे भैया जल्दी से निपट जाए तो इतने में छोड़ देंगे। बस न्यूटन लिखना ना भूलना। तो दिस इज the application based on vector form of Coulomb's law and this is very important concept for Coulomb's law, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली एग्जाम में आता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law बताइए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law and this terms is this and कैसे फाइंड करना था वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओके, इसके आगे का जो लेक्चर होगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। और कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हैं, और कोई भी अगर दिक्कत है तो वो भी मुझे बताइए। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारी साइट पड़ी हुई है srkgeniusinstitute.com से, तो वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं।